नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल सीरीज फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम और इसका ऑलरेडी सेट नंबर 1 हो चुका है। यहां पर हम देखेंगे सेट नंबर 2, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 6 मार्च को इसका पहला फेज कंडक्ट किया जाएगा। आपके पास अभी भी टाइम है, 15 मार्च तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और यहां पर जो सबसे ज्यादा वेटेज होती है पहले फेज के अंदर, आपको पता होना चाहिए जनरल अवेयरनेस, यहां पर 40% जो वेस्टेज है यहीं से आता है। और इसमें भी अगर आप देखोगे तो फाइनेंस से रिलेटेड टर्म्स, इकोनॉमी से रिलेटेड यहां से क्वेश्चन आपके आएंगे। तो इसी के लिए हम यहां पर दोस्तों हर रोज एटलीस्ट 10 से 11 क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज के माध्यम से सॉल्व करेंगे, जिसके थ्रू आपके बहुत सारे डाउट्स और क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए यहां पर शुरुआत करते हैं, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप आरबीआई ग्रेड बी का प्रॉपर कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे स्टडी IQ ऐप पर। वहां पर आपको, जैसा कि आप देख सकते हो, ऐप पर आप जाओगे तो बेस्ट सेलिंग कोर्स और नीचे यहां पर जस्ट लॉन्च्ड में मिल सकता है, और यह है आपका कोर्स का कंटेंट, सभी आप यहां पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों यहां पर आपको बताना है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। आपको याद होगा पिछले साल सरकार ने इसकी घोषणा की थी कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन सरकार लेकर आई है, ताकि हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर ज्यादा बल दिया जा सके। तो यहां पर मेरा आपसे एक क्वेश्चन यह है कि सरकार ने प्लान किया है कि 102 लाख करोड़ रुपए वो खर्च करने जा रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि कौन से वर्ष तक ये किया जाएगा? क्या एक साल के अंदर ही कर लिया जाएगा? क्या अगले 5 सालों में किया जाएगा, 2025 तक, या फिर 2027 तक, या फिर 2030 तक? ये 102 लाख करोड़ रुपए कब तक खर्च किए जाएंगे? इसका राइट आंसर है ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 2025। तो 2025 तक खर्च किया जाएगा 102 लाख करोड़। और यहां पर आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा बल जो है वो आपका दिया जा रहा है एनर्जी वाले सेक्टर पर, उसके बाद है रोड वाला सेक्टर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज हो गया, इसके अलावा इरिगेशन, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी जगह यहां पर ज्यादा बल दिया जाएगा। सेपरेटली अगर आप जानना चाहते हो तो यहां पर भी आप देख सकते हो कि कितना रुपए यहां पर खर्च किया जा रहा है, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन करके कुछ स्कीम सरकार लेकर आई थी, जिसमें सरकार ने कहा है 102 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर सपोज आपके एग्जाम में आता है कि DPIIT, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, ये जो DPIIT है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। तो ये जो DPIIT है, आपको याद होना चाहिए पिछले वर्ष हमारी जो FDI की पॉलिसी थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है बाहर से जो रुपए हमारे देश के अंदर निवेश होने के लिए आता है, तो FDI की पॉलिसी में कुछ चेंजेस किया था यहां पर सरकार ने, DPIIT ने। इसका मेन रीजन क्या था आपको पता है? यहां पर ये पता है तो आप बताइए। यहां पर 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसका राइट आंसर है, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, मेन कारण था टू कर्ब द प्रीडेटरी फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि यहां पर हुआ क्या था कि पैंडेमिक के बीच में आपने देखा होगा कि कई सारे शेयर्स के दाम गिर गए थे अचानक से। ऑल्दो अभी शेयर मार्केट बहुत ऊपर हो रखा है, लेकिन कई कंपनीज के शेयर के दाम गिर गए थे, और इसी का फायदा चाइनीज इन्वेस्टर्स उठाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे न्यूज आई थी कि HDFC के अंदर 1% से ज्यादा का हिस्सा ले लिया है चाइनीज कंपनी ने। तो इस तरह की खबरें जो आ रही थी, इसी को देखते हुए यहां पर सरकार ने सोचा अगर ऐसा ही रहता रहा तो यहां पर जो चाइना है वो कई सारा हिस्सा खरीद लेगा सस्ते दाम पर हमारे देश के अंदर, और इसी के लिए पॉलिसी चेंज कर दिया। पॉलिसी चेंज में यह किया गया कि हमारे देश, हमारा जो देश है उसके साथ जितने भी बॉर्डर सटे हुए रहते हैं, हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश, नेपाल, जो भी देश है यहां पर, वहां से कोई भी FDI अगर हमारे देश के अंदर आ रहा है तो वो गवर्नमेंट के परमिशन के बिना नहीं आ सकता, और इसीलिए ये चेंज किया गया। और ये ध्यान रखना है आपको, टू कर्ब द प्रीडेटरी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट उसलिए आ रहा है ताकि हमारे कंपनीज को एक्वायर किया जा सके गलत तरीके से। तो इस तरह की चीजें आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। यहां पर एक रिपोर्ट रिलीज किया गया था जिसका नाम है एस्टिमेट्स ऑफ इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन ग्लोबल पॉवर्टी। आपको याद है एस्टिमेट्स ऑफ द इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन ग्लोबल पॉवर्टी? क्या बता सकते हो ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया गया था? आई एम श्योर शायद ही किसी को पता होगा इसके बारे में, बट इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D, दैट इज यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है, एक एजेंसी है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी।
वर्ल्ड इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स रिसर्च, इनके द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया था। एटलीस्ट आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर शामिल थी। तो यूनाइटेड नेशन अगर आप याद रखोगे तो काफी है, कंफ्यूज मत कर लेना और किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो यहां पर जो कोविड-19 की वजह से जो इंपैक्ट आएगा देश के अंदर, विश्व के अंदर, वो कितना बड़ा इंपैक्ट होगा। तो जैसे कि यहां पर बोला गया था कि भारत के अंदर कोविड के पहले 812 मिलियन पुअर पीपल रहते हैं, लेकिन इसकी वजह से, कोविड की वजह से यहां पर इसकी संख्या 915 मिलियन हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे आंकड़े दिए गए थे और यह रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस के द्वारा रिलीज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। यहां पर आपको बताना है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है, ILO के बारे में। यहां पर मैं आपको बताऊंगा ये क्यों न्यूज में था, लेकिन दो स्टेटमेंट है। देखिए, इसका जो राइट आंसर है, ध्यान से याद रखना, दोनों ही गलत रहेंगे। ILO आपको पता होना चाहिए कि इसका जो जन्म है, इसका जो फाउंडेशन है, वो यूनाइटेड नेशन बनने के बहुत पहले हो जाता है। लीग ऑफ नेशन आपको याद है ना, यूनाइटेड नेशन के पहले जो ऑर्गेनाइजेशन था उसको लीग ऑफ नेशंस कहते थे। तो ये बेसिकली बना था ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के बाद 1919 में। ILO उस समय बन गया था। तो ठीक है, तो अभी के डेट में क्या है कि 1945 में जब यूनाइटेड नेशन फॉर्म हुआ तो वो इसका पार्ट हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये फॉर्म क्रिएट हुआ था 1919 में, ये याद रखिएगा। दूसरा आपको ये याद रखना है कि ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, बात सही है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस फ्रांस में है? नहीं, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि इनके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसका नाम है ILO मॉनिटर कोविड-19 एंड द वर्ल्ड ऑफ वर्क, ये रिपोर्ट जारी की गई थी। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, ग्लोबल वेज रिपोर्ट, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, ये सारे भी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। यहां पर आपको बताना है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में। क्या आपको पता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में? इसका राइट आंसर अगेन ध्यान से पढ़ना, भारत इसका मेंबर नहीं है। अगर आपको एटलीस्ट ये पता होता तो आराम से आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। 1 और 2 इसका राइट आंसर होगा। तो ये जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसका नाम है ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020, ये रिलीज किया गया था और इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा है। ध्यान रखिएगा, ये OECD का पार्ट है। अगर आपके एग्जाम में आता है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्या ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, तो कई लोग सोचेंगे हाँ, लेकिन नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये OECD का ऑटोनोमस बॉडी है, यह ध्यान रखना है। भारत इसका मेंबर नहीं है लेकिन एसोसिएट मेंबर है, ये ध्यान रखिएगा। भारत इसका मेंबर नहीं है क्योंकि इसका मेंबर बनने के लिए काफी टिपिकल है, जैसे कि इसके अंदर आज के डेट में सिर्फ 30 मेंबर हैं और इसका मेंबर बनने के लिए बेसिकली एक क्राइटेरिया फॉलो करना होता है, जैसे कि यहां पर इट मस्ट हैव अ क्रूड ऑयल और प्रोडक्ट रिजर्व इक्विवेलेंट टू 90 डेज ऑफ प्रीवियस ईयर्स नेट इंपोर्ट। तो यहां पर जब हमारे पास 90 डेज का प्रीवियस ईयर से ज्यादा का यहां पर एवरेज में क्रूड ऑयल हो जाएगा, रिजर्व में हो जाएगा, तब हम शायद अप्लाई कर सकते हैं। यहां क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। यहां पर अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। याद होगा यहां पर RBI ने बहुत सारे कदम लिए थे इकोनॉमी को सुधारने के लिए, कोविड-19 का जो इंपैक्ट आया था। तो यहां पर RBI ने अनाउंस किया था एक 50,000 करोड़ का, ध्यान रखिएगा, 50,000 करोड़ का ये फंड था और इसका नाम क्या है? स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी ऑफ ₹50,000 करोड़ फॉर म्यूचुअल फंड। तो यहां पर RBI ने बोला था कि ये जो फंड है ये ऑन टैप एंड ओपन एंडेड फंड होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि ऑन टैप और ओपन एंडेड का मतलब क्या होता है? तो दो स्टेटमेंट है यहां पर, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। अब देखिए, अगर जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा, मेरे वीडियोस देखे होंगे, तो उनको पता होना चाहिए कि ऑन टैप और ओपन एंडेड यहां पर मैंने रिवर्स कर दिया है, उल्टा कर दिया है। ऑन टैप का सिंपल मतलब यह होता है कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं, देखिए इसमें सरकार ने, इसमें RBI ने क्या किया था कि म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, उसमें अचानक से क्या होने लगा था, उनके पास फंड का क्रंच आ गया था, पैसा नहीं था, तो इनको कहीं ना कहीं से पैसा चाहिए था। तो RBI ने कहा कि आप पैसे ले सकते हो, ठीक है। तो जब ये पैसे लेने आएंगे तो इनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगा, अमाउंट इज अवेलेबल व्हेनेवर नीडेड। यहां पर RBI ने ये नहीं बोला कि 10 जनवरी तक ही पैसा ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आपको जरूरत हो आप आओ और ये पैसे ले लो। इसको कहते हैं ऑन टैप। ओपन एंडेड का मतलब होता है कि यहां पर किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शंस नहीं है बोरोइंग अमाउंट पर। मतलब कि यह नहीं कहा गया कि 50,000 करोड़ में एक म्यूचुअल जो फंड है वो सिर्फ 500 करोड़ ही ले सकता है, अगर उसको 1,000 भी करोड़ चाहिए तो वो भी 1,000 करोड़ ले सकता है। कोई लिमिट नहीं है यहां पर, ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया है। तो यह ध्यान रखना है ऑन टैप और ओपन एंडेड का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। यहां पर अब थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट करेंगे दोस्तों।
आपने पढ़ा होगा इकोनॉमी के अंदर महालनोबिस मॉडल के बारे में। महालनोबिस मॉडल के बारे में इट इज ऑफन टॉक्ड अबाउट इन इंडियन प्लानिंग। जब हम इंडियन प्लानिंग 5 ईयर प्लान, आपको पता ही है कि 5 ईयर प्लान स्टार्ट हो जाता है आपका 1951 से ही, और ये हमने यूएसएसआर से बोरो किया था एक तरह से। तो यहां पर महालनोबिस मॉडल की अक्सर चर्चा होती है। तो क्या आपको पता है इसके बारे में? 3 स्टेटमेंट है, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज तीनों ही करेक्ट है। ध्यान रखना, जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है, जो पहला वाला है आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ये स्टार्ट होता है 1951 से, लेकिन जो सेकेंड वाला है आपका ये स्टार्ट होता है 1956 से। ये वाला जो प्लान था सेकेंड वाला, ये इसको कहते हैं महालनोबिस मॉडल। क्यों? क्योंकि यहां पर जो पीसी महालनोबिस जो स्टैटिस्टिशियन थे हमारे, उनका काफी ज्यादा प्रभाव था। इसमें उन्होंने फोकस किया था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर। हैवी एंड बेसिक जो इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी आज के डेट में आप पीएसयूज देखते हो ना बड़े बड़े, वो कहीं ना कहीं से वहीं से शुरुआत होती है उसकी। तो 1956 में बहुत बल दिया गया था हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर, ताकि हमारे देश के अंदर बड़ी इंडस्ट्रीज लग सकें और बाहर से जो स्टील वगैरह हो गया ये हम इंपोर्ट कराते हैं वो ना कराना पड़े। तो सेकंड भी करेक्ट है, पहला करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है। अनदर की एस्पेक्ट ऑफ प्लान वाज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो जैसा मैंने बताया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम इंपोर्ट कराते हैं वो इंपोर्ट बाहर से ना कराकर हम अपने देश के अंदर ही बनाएंगे, तो इंपोर्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी को कहा जाता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। यहां पर आपको पर कैपिटा इनकम के बारे में बताना है। पर कैपिटा इनकम इन इंडिया। पर कैपिटा इनकम पता ही होगा, जो नेशनल इनकम होता है हमारा, जो भी जीडीपी है, उसको अगर आप पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे, ये पर कैपिटा इनकम बन जाएगा। सपोज मैं कहता हूं हमारी जीडीपी या फिर नेशनल इनकम, दोनों देखिए दोनों एक ही चीज है, नेशनल इनकम जीडीपी सब एक ही चीज है। तो यहां पर अगर मैं कहता हूं कि अगर हमारा नेशनल इनकम या जीडीपी है 1000 रुपए, ठीक है, और पॉपुलेशन है हमारी 10, ठीक है, 10 ही लोग रह रहे हैं देश के अंदर, तो यहां पर कैपिटा इनकम कितना हो गया? 100 रुपीज हो गया। तो यही क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िए दोनों स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है देखिए ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही हो जाएंगे। अब पहला क्या बोल रहा है देखिए, 2010 से लेकर 2020 में जो पर कैपिटा इनकम है वो हमारा डबल हो गया है। 2010 में पर कैपिटा इनकम करीब $1000 के आसपास हुआ करता था, ये बढ़कर डबल हो गया $2000 के आसपास आज के डेट में अगर हम देखें तो। एवरेज में करीब 7.2% की बढ़ोतरी हुई है हर वर्ष, ठीक है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ जिसको हम कहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट से ये देखिए, आज के डेट में चाइना जो है वो 5 गुना बड़ा है पर कैपिटा टर्म्स में हमारे देश से अगर आप कंपेयर करिए। सो इंडिया एंड चाइना अगर आप देखोगे 1990 में 91 में, उस समय चाइना और भारत का पर कैपिटा इनकम ऑलमोस्ट सेम था, लेकिन धीरे धीरे कर चाइना इतने तेजी से ग्रो किया है पिछले 30 वर्षों में, जिसकी वजह से आज के डेट में ये 5 गुना ज्यादा बड़ा है। इनफैक्ट आप यहां पर देख सकते हो, यूनाइटेड स्टेट्स का पर कैपिटा इनकम $65,000 के आसपास, चाइना का है करीब $10,000 के आसपास, भारत का है 2000। देखिए भारत का इस समय कम हो गया है थोड़ा सा पैंडेमिक की वजह से, जो कॉन्ट्रैक्शन आया है जीडीपी में, लेकिन लगभग जो मैंने क्वेश्चन पूछा है इसके हिसाब से ये सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। यहां पर अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए जिस तरह से हमारे देश की जीडीपी होती है, पूरे देश में कितना प्रोडक्शन हुआ, उसकी वैल्यू क्या है, वैसे ही हर एक राज्य की भी तो होती होगी। तो राज्य की जो जीडीपी होती है, अगर आप उस राज्य के पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे, उस राज्य का जो पॉपुलेशन है, तो यहां पर क्या निकल आएगा? उस राज्य का पर कैपिटा इनकम, ठीक है, तो नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा, ठीक है, उस राज्य का। यहां पर हमने क्या बात किया? देश की बात की पर कैपिटा। यहां पर मैं आपसे पूछ रहा हूं राज्य के पर कैपिटा इनकम के बारे में। यहां पर इसको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम किसका है, फिर दूसरा नंबर किसका है, फिर नीचे कौन है, इस तरह से अरेंज करना है। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ACBD। मतलब कि सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम गोवा का है, दूसरे नंबर पर है आपका सिक्किम, तीसरे नंबर पर है हरियाणा और चौथे नंबर पर है हिमाचल प्रदेश। देखिए पर कैपिटा की बात कर रहे हैं। अगर मैं कहता हूं एब्सोल्यूट टर्म में किस राज्य की जीडीपी सबसे ज्यादा है, तो यहां पर आप देख सकते हो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जीडीपी है, ठीक है, 32 लाख करोड़ के आसपास आता है। उसके बाद तमिलनाडु, गुजरात, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर हम इन 4 राज्यों की बात कर रहे थे। बट एटलीस्ट आई होप कि आपको जो कॉन्सेप्ट है और जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो आपको समझ में आ गया होगा। तो किसी प्रकार से भी अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको करने में सक्षम
होंगे। चलिए आखिरी क्वेश्चन नंबर 10, यहां पर आपको बताना है कि भारत जब से आजाद हुआ है, आपने अक्सर सुना होगा हम भारत को क्या कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी। लेकिन क्या आपने एक्चुअल में मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब समझा है? अगर समझा है तो ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। 4 ऑप्शन है, बताइए मिक्स्ड इकोनॉमी जब हम कहते हैं भारत को, इसका अर्थ क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए पहला जो 3 स्टेटमेंट है ये आपका एकदम गलत है। मिक्स्ड इकोनॉमी का सिंपल अर्थ होता है कि जहां पर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करते हैं। मतलब सिर्फ ऐसा ना हो कि पब्लिक सेक्टर ही हो। अगर सिर्फ पब्लिक सेक्टर होगा, क्या वो मिक्स्ड इकोनॉमी है? नहीं, वो फिर आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी हो जाएगा। और जहां पर पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर होता है उसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। देखिए ऑल्दो अगर आप देखोगे विश्व में कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जहां पर हम 100% कह सके। हाँ, मे बी आई डोंट नो, नॉर्थ कोरिया को आप कहोगे नहीं कहोगे, देखिए वहां पर जानकारी है नहीं। वैसे बात सही है कि नॉर्थ कोरिया को आप पूरी तरह से सोशलिस्ट कंट्री कह सकते हो, क्योंकि जो है वहां पर जो प्राइवेट सेक्टर पता भी नहीं है कि है भी कि नहीं है, क्या है, जो भी है। लेकिन कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर पूरी तरह से 100% सोशलिस्ट कंट्री या फिर कैपिटलिस्ट कंट्री आप कह सको। अमेरिका में भी आप देखोगे तो कैपिटलिज्म बड़े पैमाने पर है, लेकिन स्टिल यहां पर पब्लिक सेक्टर का भी रोल आपको वहां पर देखने को मिलेगा। तो ये जो पहले 3 ऑप्शन है, हैवी स्मॉल इंडस्ट्रीज, रूरल अर्बन, ये सब गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन होगा डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों जब एग्जिस्ट करते हैं तो ये आपका सही हो जाता है। तो ये है पूरा वीडियो दोस्तों सेट बी का, सेट 2 यहां पर आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम का। जाने से पहले मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लेकर आया हूं। इसका जो राइट आंसर है, जिसको ध्यान से पढ़िए, गडजिल मुखर्जी फॉर्मूला, ये इंडियन प्लानिंग की हिस्ट्री में इसका डिस्कशन होता है। तो क्या आपको पता है कि ये किस चीज से रिलेटेड है? गडजिल मुखर्जी फॉर्मूला। इसका जो राइट आंसर है मैं हमेशा की तरह अपने इंस्टाग्राम पर डालूंगा, वहां से आप ले सकते हो। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप वहां पर भी जाकर प्ले कर सकते हैं। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं तो आपको और भी मिल जाएंगे। प्लस यहां पर जैसे मैंने बताया, अगर आपको आरबीआई ग्रेड बी का कोर्स लेना है तो आप ऐप पर जाकर ले सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।